दोस्तों, भारत में निर्वासित जीवन जी रहे दलाई लामा 87 वर्ष के हैं और बुजुर्ग हैं। जैसा कि आपने देखा कि 87 वर्ष के हैं तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। और चूँकि बौद्ध धर्म को मानते हैं, अहिंसा उनके लिए सबसे प्रिय है, यानी हिंसा का नामो निशान उनकी ज़िंदगी में नहीं है। इसके बावजूद चीन जैसा शक्तिशाली राष्ट्र, जो अपने आप को अमेरिका और रूस से होड़ लेते हुए दिख रहा है अधिकांश मामलों में, चीन जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को दलाई लामा के नाम से भी डर लगता है। और डर का आलम ये है कि पिछले 6 जुलाई को, आज 8 जुलाई है, 6 जुलाई की बात है, 6 जुलाई को आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि दलाई लामा साहब भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं काफ़ी समय से। तो जो वो भारत में रह रहे हैं, तो 6 जुलाई को उनका हैप्पी बर्थडे था, उनका जन्म दिवस था। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको जो है फ़ोन करके उनको विश किया, उनके दीर्घायु होने की कामना की। और फिर उन्होंने इस बात को ट्वीट के जरिए लोगों को बताया कि मैंने दलाई लामा को विश किया है जन्मदिवस पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दलाई लामा को विश करना था कि चीन इतने पे ही बौखला गया। यानी मतलब चीन की समझ में ये है कि वो ये भी नहीं चाहता है कि दलाई लामा को जन्मदिवस पे कोई उसको विश करे, उनको विश करे। इस महान आत्मा को, महान पुरुष को, महान व्यक्तित्व को कोई विश करे, चीन ये भी नहीं चाहता। तो उन्होंने ये कहा, चीन का जो विदेश मंत्रालय है, उसने ये कहा कि भारत जो है चीन के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद करे। उसने ये कहा कि जो दलाई लामा है वो हमारे जो है अलगाववादी नेता हैं और हम नहीं चाहेंगे कि कोई उनको इस तरह से सम्मान दे। तो अब सवाल ये है कि किसी को सम्मान दोगे या नहीं दोगे, या भारत किसी को सम्मान देगा या नहीं देगा, या हमारे प्रधानमंत्री किसी को सम्मान देंगे या नहीं देंगे, ये क्या चीन की इच्छा पे डिपेंड करेगा? नेवर। और इसलिए भारत ने बहुत ही दृढ़तापूर्वक चीन की उस आपत्ति को खारिज कर दिया है। और गुरुवार को भारत ने ये साफ कर दिया है, भारत सरकार ने ये साफ कहा है कि उसकी नीति दलाई लामा को हमेशा सम्मानित अतिथि के रूप में देखने की रही है और इसे इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है दलाई लामा 14 जुलाई को जम्मू कश्मीर और उसके अगले दिन लद्दाख का दौरा करेंगे। उनका यह दौरा चीन को एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब 2 बातें हो गई। पहली बात तो भारत ने ये साफ कर दिया कि हम दलाई लामा को विश करें ना करें हमारी मर्जी है, क्योंकि दलाई लामा हमारे सम्मानित अतिथि हैं, हम उनको विश करेंगे। इसमें अगर किसी को मिर्च लग रही है तो लगे। और दूसरी बात, 14 जुलाई को दलाई लामा जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, लद्दाख भी जा सकते हैं वो, और ये चीन के लिए और मिर्च लगने वाली बात है। लेकिन चूंकि भारत के जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरविंदम बागची, उन्होंने ये साफ कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दलाई लामा भारत में सम्मानित अतिथि और धार्मिक नेता है, जिन्हें धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों को करने की उचित स्वतंत्रता प्रदान की गई है और उनकी बड़ी संख्या में अनुयायी भी हैं दुनिया भर में। और बागची ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दलाई लामा को जन्मतिथि की शुभकामना देने को समग्र संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यानी चीन की जो आपत्ति थी उसको भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। दोस्तों, अब ऐसे में ये सवाल, एक चीज़ तो हो गया कि हम चीन की बातों पे नहीं जा रहे, चीन को जो करना है वो कर सकता है। लेकिन अब दूसरी बात ये है कि आखिर चीन की बौखलाहट क्यों है? चीन दलाई लामा के नाम से, एक 87 वर्षीय बुजुर्ग के नाम से ही क्यों डरता है? तो इसके लिए हमें उस पुराने चीन तिब्बत का जो वर्षों पुराना विवाद है उसको हमें जानना पड़ेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन और तिब्बत का विवाद वर्षों पुराना है। चीन का दावा है, चीन दावा करता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा था, 13वीं शताब्दी तक। इसलिए तिब्बत पर उसका नैसर्गिक हक है, कानूनी हक है। तिब्बत हालांकि चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में, जैसा कि आप जानते हैं, तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं उनका एक पद है, पद का नाम है दलाई लामा।
कोई भी होगा उनका दलाई, जैसे कि हमारे अभी मौजूदा दलाई लामा जो है, इसके बाद इनके बाद अगर कोई धर्मगुरु बनता है तिब्बत का, तो उनको भी दलाई लामा ही कहा जाएगा। ये 14वें धर्मगुरु हैं। उसके बाद अगर कोई होगा तो 15वां धर्मगुरु होगा। बहरहाल हम बात करते हैं तिब्बत 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1912 की बात है। तब चीन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, पर जब 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन आक्रामक हुआ, तब उन्होंने क्या किया कि कम्युनिस्ट सरकार ने विस्तारवादी नीतियों के चलते तिब्बत की आज़ादी को कुचलने का प्रयास किया और 6 और 7 अक्टूबर 1950 को चीनी सेना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। याद रखिएगा, 6 और 7 अक्टूबर की रात की बात है, जब चीनी सेना ने 1950 की बात है, जब चीनी सेना ने तिब्बत पर हमला कर दिया और 8 महीने के संघर्ष के बाद तिब्बत को पूरी तरह से कब्जा लिया। चीन ने तिब्बत को समझौते पर बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि बीजिंग भेजने को कहा और 23 मई 1951 को तिब्बत ने चीन के साथ 17 बिंदु वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया। 23 मई 1951 को हस्ताक्षर हुआ चीन और तिब्बत के प्रतिनिधि के बीच। बीजिंग में अब तिब्बत हारा हुआ कंट्री था, उसने प्रतिनिधि किस तरह से समझौता किया होगा ये आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस समझौते से चीन ने तिब्बत पर अपने कब्जे को आधिकारिक जमा पहना दिया। 18 अप्रैल 1959 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा ने घोषणा की। उसके 8 साल के बाद, आपको याद करिएगा, जब 23 मई 1951 को समझौता हुआ था जिसमें तिब्बत ने अपने आप को चीन के अधीन मान लिया था, लेकिन 18 अप्रैल 1959 को तिब्बत के 14वें दलाई लामा ने घोषणा की कि चीन ने यह समझौता जबरन करवाया था, इसलिए चीन का तिब्बत पर कब्जा अवैध है। ये 14वें दलाई लामा जो मौजूदा दलाई लामा है, जो अभी हमारे भारत में रह रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 13वें ने तो जो उन्होंने तो कर दिया था अपना जो है वो मतलब साइन कर दिया था 13वें वाले ने। अब उसके बाद जो है हम 14वें की बात कर रहे हैं और उसका कब्जा उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा कर लिया है और इसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा आज भी कायम है। दलाई लामा तिब्बत के सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तिब्बत के वर्तमान दलाई लामा, उनके 14वें दलाई लामा तेंजिंग दलाई लामा, जिनका नाम है तेंजिंग ग्वास्टो, जो 1959 से ही भारत में रहते हैं। ये इनको भारत छोड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इनका उत्पीड़न होने लगा और वो समझ गए कि अगर मैं यहाँ रहा तो चीन मुझे जो है पकड़ लेगा, हमें वो उत्पीड़न करेगा। तिब्बत में उस तरह से जब उन्होंने घोषणा की कि तिब्बत पर चीन ने जबरन कब्जा किया है, तो जो है चीन के खिलाफ तिब्बत में हिंसक प्रदर्शन होने लगे। 1959 में राजधानी में हुए पहले हिंसक विरोध प्रदर्शन को चीन ने सैन्य कार्रवाई से बेरहमी से कुचल दिया और इसमें हजारों तिब्बतियों की जान गई। उसके बाद क्या हुआ, तो मार्च 1959 में चीन दलाई लामा को बंधक बनाना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि सारे फसाद की जड़ दलाई लामा है। और जब दलाई लामा को इस बात का पता चला कि चीन की सेना, चीन की सरकार हमें बंधक बनाना चाहता है, तो वो अपने कुछ खास सलाहकारों के साथ वो भारत आ गए। भारत में आने के बाद याद रखिएगा, उस समय भारत और चीन के बीच दोस्ती थी, लेकिन चूंकि चीन भारत को न्याय का साथ देना था और इसलिए उन्होंने दलाई लामा को भारत में स्वागत किया और उनको शरण दी। चीन को ये पसंद नहीं था, स्वाभाविक है, उसके दुश्मन को भारत ने शरण दी थी। तो माना जाता है कि 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ और चीन ने जो आक्रमण किया, ये इसी कारण किया था। बहरहाल हम बात करते हैं दलाई लामा की। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं और तिब्बत की निर्वासित सरकार हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चलती है और तिब्बत की इस निर्वासित सरकार का चुनाव भी होता है। इस चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोट करते हैं। वोट डालने के लिए शरणार्थी तिब्बतियों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। चुनाव के दौरान तिब्बती लोग अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, जिन्हें सीक योंग कहा जाता है। सीक योंग यानी तिब्बत के निर्वाचित राष्ट्रपति, जिनका अस्थायी धर्मशाला जो मुख्यालय है वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। भारत की तरह वहाँ की संसद
इसका कार्यकाल 5 साल होता है और तिब्बतीय संसद का मुख्यालय मैंने पहले ही बताया कि धर्मशाला में है। चुनाव में वोट डालने और लड़ने का अधिकार सिर्फ उसी तिब्बतियों को होता है जिनके पास सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई ग्रीन बुक होती है। ये बुक एक पहचान पत्र का काम करती है। मई 1921 में हुए चुनाव में पेम्पा सेरिंग निर्वासित तिब्बती सरकार के नए राष्ट्रपति बने थे, ये समझ लीजिए। और ये है आपको जो मतलब तिब्बत का जो पूरा मतलब जो कहानी है, दलाई लामा की जो कहानी है, दलाई लामा से चीन क्यों मतलब इतना डरता है, ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि 6 जुलाई को जब चीन ने भारत पे आपत्ति की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब उनको विश किया था और उसको ट्वीट करके बताया था दुनिया को, तो चीन बौखला गया था। और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ही चीन की बौखलाहट नहीं थी, बल्कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी उस दिन जो है दलाई लामा को विश किया था, तो अमेरिका को भी उसने नसीहत देने का प्रयास किया था। तो अब भारत ने चीन को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया है और साफ कर दिया है कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, दलाई लामा हमारे सम्मानित अतिथि हैं और हम इसी रूप में उनका सम्मान करते हैं और हम ने विश करके कोई गलती नहीं किया है। दोस्तों, ये थी दलाई लामा पे चीन की बौखलाहट। और ऐसा है कि ये हर साल चलता है। अभी पिछले कुछ साल पहले जब वो अरुणाचल गए थे दलाई लामा, तब भी उसने चीन ने ऐसी बौखलाहट दिखाई थी। और दलाई लामा का कोई नाम ले ली तो नाम ले ले, दलाई लामा साहब का कोई नाम ले ले तो चीन को ये पसंद नहीं है। और ये पता नहीं चीन को क्या है कि एक बुजुर्ग आदमी जो कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं, उससे चीन को डर लगता है। और अगर डर लगता है तो अच्छी बात है, डरने दीजिए। बहरहाल भारत ने साफ कर दिया है कि हम आपकी जो ये अनर्गल जो आपका जो आरोप है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और हम दलाई लामा को विश करते रहेंगे। इस तरह से हम उनको सम्मान देते रहेंगे। और दूसरी तरफ हमने आपको ये भी बता दिया है कि तिब्बत और चीन के बीच विवाद का कारण क्या है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हम बहुत जल्द नए विषय वस्तु के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू।